संविधान सभा के जो इलेक्शन थे ना, जो 296 सीटों पे करवाए गए थे, वो हमने पढ़े थे। 208 सीटों पे कौन जीती? कांग्रेस। 73 सीटों पे मुस्लिम लीग, है ना, और 15 पे अदर्स। क्लियर है? यहाँ पे कम। अब देखो, कुछ विशेष तरीके में यहाँ लिखता हूँ, उनको आप ध्यान रखें। उस दिन क्या काम हुआ उसको बहुत शॉर्ट में अपने करेंगे। अपना हेडिंग रहेगा संविधान सभा की बैठक, ठीक है ना, मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की बैठक। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा कब कब बैठी? टोटल मीटिंग हुई थी 11, ध्यान में ये रखें। जो महत्वपूर्ण मीटिंगें थी संविधान सभा की, उनमें से 11 मीटिंगों को हम मतलब देखते हैं। सबसे पहली तारीख जो याद रखने की है वो है 9 दिसंबर 1946। एकदम याद हो जाएगी सबको। इस दिन का एक ही बात याद रखनी है, वो ये SN सिन्हा, बस ये एक शब्द याद रखना है, जो याद करना है आपको। SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 9 को मीटिंग, 10 को समझाया, 11 को वापस मीटिंग, वही 11 दिसंबर 1946। इस दिन भी एक ही चीज याद रखनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भारतीय संविधान सभा में कहां से हुआ? बिहार से। 9 को मीटिंग, 10 को समझाया, 11 को मीटिंग, 12 को वापस समझाया, और 13 को तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946। और इस दिन वेरी इंपॉर्टेंट एक ही काम हुआ, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम जो संविधान बनाना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने वाला व्यक्ति कौन था? नेहरू जी ने पढ़ के सुनाया सबको, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो अगली तारीख संविधान सभा की टोटल जो 11 मीटिंगों में है, उनमें है ना, वो है 22 जनवरी, वेरी गुड, 1947। बताओ इस दिन क्या हुआ? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पिछली मीटिंग में रखा गया था, ये क्या हो गया? पारित। सबने कहा कि ये जो उद्देश्य बताए हैं ना नेहरू जी ने, वो एकदम सही है, हमें इस पे काम करना है, ठीक है ना, पारित हो गया। इसके बाद अगली डेट वो है 24 जनवरी 1947। वेरी गुड, इसको इस दिन क्या हुआ? इस दिन भारतीय संविधान सभा में 2 महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्तियां हुई। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो पहले बनाए गए थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष बनाए गए HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, भारतीय संविधान सभा के वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए। और दूसरा जो इस दिन काम हुआ वो हुआ वैधानिक सलाहकार, विधिक सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान सभा के विधिक सलाहकार बनाए गए इस दिन किसे? VN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। हरेंद्र कुमार मुखर्जी and VN Rao was appointed as a vice chairman and legal advisor of Constituent Assembly. नेक्स्ट, इसके बाद देखो जो अगली तारीख है काम की, 3 जून 1947 को बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं, तारीखें ध्यान रखना है, डेटों को ध्यान रखें। माउंटबेटन प्लान आया भारत में, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। या आपसे कोई पूछे कि आज जो ये भारत पाकिस्तान बना है वो किस योजना की देन है? माउंटबेटन। इसी योजना ने कहा था कि जिन एरियो में मुसलमान ज्यादा है वो पाकिस्तान में भेज दिया जाए, और जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है वो भारत में रहेगी, और जो इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों ही नहीं रहना चाहते वो अपना आजाद रहेंगे। ऐसी जो योजना लाए थे वो थी माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान को बहुत जगह पे एक बहुत पुलिस मतलब कई जगह क्वेश्चन भी आता है, लीकी बर्ड प्लान कहते हैं इसे। माउंटबेटन प्लान को लीकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण सुनिए। इंग्लैंड में एक बड़ी चोंच का पक्षी होता है, जैसे बड़ी चोंच का एक पक्षी होता है, बहुत लंबी चोंच होती है, और ये कोई पेड़ होता है ना, पेड़,
इसके तने को जब ये मारता है, इस पक्षी की खासियत है, इंग्लैंड में होता है ये डिकी, डिकी नाम का पक्षी है। पक्षी का नाम क्या है? डिकी। ये जो डिकी पक्षी है, ये इस पेड़ के तने में जब मारता है तो इसकी अपनी चोंच से इसको खोखला कर देता है आर पार, समझ रहे हो ना? तने को खोखला कर देता है, तो बीच में से छेद कर देता है आर पार, इधर का इधर हिस्सा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। ठीक ऐसा ही काम माउंट प्लेटन ने किया था कि ये जो एरिया था उसे पाकिस्तान बनाया, ये जो एरिया था उसे इंडिया बनाया। इसीलिए इस माउंट बैटन प्लान को डिकी बर्ड प्लान कहते हैं। माउंट बैटन प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा इससे बढ़ के आगे चलते हैं। 3 जून 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा की अगली मीटिंग हुई 22 जुलाई 1947 को। और इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। आज जो हमारा तिरंगा फहराते हैं ना, राष्ट्रीय ध्वज, वो इसी दिन हमने अपनाया था कि भाई आज के बाद हमारे देश का ध्वज ये होगा। Our national flag was adopted on 22 जुलाई 1947। ओके, 22 जुलाई 1947 को हमने हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया। तो ये तिरंगा है अपना आज के बाद। नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगली मीटिंग जो महत्वपूर्ण थी वो थी 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत आजाद हुआ और यहाँ पर भी संविधान सभा ने मीटिंग की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंगों में गिनी जाती है। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की अगली जो मीटिंग हुई वो एक महत्वपूर्ण काम के लिए हुई। और वो महत्वपूर्ण काम ये था कि जो संविधान सभा की कानूनी सलाहकार थे, कौन? BN राव, मैंने कहा नरसिम्हा राव। इन्होंने भारतीय संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट बनाया कि ऐसी किताब होनी चाहिए। लेकिन इस प्रारूप को पढ़ने के लिए, इस प्रारूप की व्याख्या करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को बनाने के लिए एक मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। कौन सी समिति? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान से सुनना, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मीटिंग में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7। ठीक है, 7 आदमी। तो ये 7 कौन थे? अगर इनकी बात करें तो ये जरूरी हो इसकी बात करें तो देखो बता देता हूँ आपको, ध्यान में रखें। अंबेडकर खुद तो थे, मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, समझ लेना। अंबेडकर खुद तो थे, 7 में से पहले अंबेडकर जो इसके कौन थे? चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद अलादी कृष्ण अय्यर, शॉर्ट में लिखूंगा, अलादी कृष्ण अय्यर, OP अयंगर, के मुंशी, ये राजस्थान से गए थे संविधान सभा में, के मुंशी, एन माधव राव, ये BL मित्र की जगह बने थे। BL मित्र की मौत हो गई तो उनकी जगह एन माधव राव को बना दिया गया। और DP खेतान, बाद में इनकी मौत हो गई तो इसकी जगह जयपुर से, राजस्थान से जयपुर से एक व्यक्ति गए थे, TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी ये संविधान सभा की प्रारूप समिति में आ गए। इनकी मौत होने के बाद देखो माधव राव तो आए किसकी जगह? BL मित्र की जगह। इनकी मौत हुई तो माधव राव आ गए। DP खेतान की मौत हुई तो TT कृष्णमाचारी आ गए। और लास्ट में थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, 7 लोग। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? इन 7 के हेड कौन थे? अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कितने तारीख को बनी? 29 अगस्त। किस लिए बनी? BN राव के द्वारा बनाए गए प्रारूप का अध्ययन करने के लिए बनी। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ये प्रारूप समिति क्यों बनाई गई कि संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था किसने? BN राव ने। BN राव कौन थे? भारतीय संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार। जहां भी दिक्कत आए तो वो सलाह देंगे।
वैधानिक सलाहकार के द्वारा बनाए गए प्रारूप को पढ़ने के लिए, प्रारूप की व्याख्या करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें 7 लोग थे। अंबेडकर इसके चेयरमैन थे और अलादी कृष्ण अय्यर, ओपी अयंगर, केएम मुंशी, एन माधव राव जो डीएल मित्र की जगह है, डीपी खेतान, इनकी मौत हो गई तो टीटी कृष्णमाचारी को जोड़ा गया और मोहम्मद सादुल्ला। ये टोटल 7 लोग संविधान सभा की प्रारूप समिति में थे। दोनों आगे चले। इसके बाद अभी मीटिंग चल रही है, आगे चलते हैं। देखो और इम्पोर्टेंट डेट है संविधान सभा से संबंधित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मैंने कितनी बताई? 11 इम्पोर्टेंट तारीखें, 11 महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसके बाद अगली मीटिंग जो हुई वो हुई 26 नवंबर 1949। ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन भारतीय संविधान पूरा बन के तैयार था, पूरा संविधान बना दिया और इस दिन 5 काम हुए। भारतीय संविधान पारित हुआ। जो संविधान सभा के लोग थे ना, आप कभी संविधान को पढ़ो, भारतीय संविधान को पढ़ो या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है कि हम संविधान सभा के सदस्य आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हमारे द्वारा निर्मित संविधान को आत्मार्पित करते हैं, स्वीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। यानी बना कब था? 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में तारीख ये अंकित है। पारित हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ, स्वीकृत हुआ और अंगीकृत हुआ। ये 5 काम 26 नवंबर 1949 को हुए। संविधान बना हुआ था तो पारित हो गया, पूरा संविधान तैयार था। अब सुनिए, एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। जो महत्वपूर्ण कानून थे 15 नागरिकता संबंधी, बहुत महत्वपूर्ण कि कौन भारतीय होगा, कौन पाकिस्तानी या कौन विदेशी, इसको निर्धारित करने के लिए जो 15 कानून थे नागरिकता के संबंध में संविधान में जो बनाए गए थे, उनको उस दिन लागू भी कर दिया गया। कितने तारीख को? 26 नवंबर 1949 को लागू भी कर दिए। ठीक है ना? टोटल अनुच्छेद कितने? 395 में से 15 लागू भी कर दिए गए हैं 26 नवंबर 1949 को। बोलो क्लियर है क्या? ये 5 काम हुए, पारित हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ, स्वीकृत हुआ और अंगीकृत हुआ। इसके बाद संविधान सभा की अगली जो महत्वपूर्ण तारीख है उसको देखो। अगली तारीख 11वीं मीटिंग 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा संबंधित 5 काम हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कामों को देखेंगे। 5 प्रश्न यहाँ से पढ़ सकते हैं। नंबर पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? यानी इस दिन के बाद संविधान सभा की मीटिंग कभी नहीं हुई, क्योंकि संविधान तो बन गया। अब संविधान सभा क्यों मीटिंग करेगी? मूल काम क्या था? संविधान बनाना। वो हमने कभी बना दिया है तो कभी मीटिंग नहीं की दोबारा। तो संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान पर अंतिम बार हस्ताक्षर जितने भी लोग थे ना जिन्होंने ये संविधान बनाया, सबसे साइन करवा दिया कि भाई साइन करो, हमने बनाया इसको। अंतिम बार हस्ताक्षर। उसके बाद हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जैसे हमने अपना झंडा अपनाया है ना 22 जुलाई 1947 को, वैसे ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमने पहली बार कब अपनाए? कि हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जनगण मन और वंदे मातरम ये रहेंगे। ओके। इसके बाद अगला काम, संविधान सभा को कर दिया भंग। संविधान सभा को क्या कर दिया? कि भाई अब संविधान सभा का तो कोई काम ही नहीं है, आपने संविधान बना लिया, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसको तो कर दिया भंग और इसको कह दिया कि जब तक देश में चुनाव नहीं हो तब तक तुम ही सरकार हो, तुम ही देश चलाओ। अंतरिम संसद बना दी गई। संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिफ्यूज्ड एंड इंटरिम पार्लियामेंट वाज क्रिएटेड। संविधान सभा को भंग किया गया और अंतरिम संसद का गठन किया गया। और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कहा गया कि आप महोदय जब तक देश में चुनाव नहीं हो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करो। आप किसके रूप में काम करो? राष्ट्रपति के रूप में। अब देखिए ये जो 11 तारीखें हैं, 11 मीटिंगें, ये संविधान में महत्वपूर्ण डेटें हैं, इनसे सीधे प्रश्न उठ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। बोलो क्लियर है क्या? इनको लिखवा देंगे कभी बाद में, ये बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो लिखवा देंगे। आगे चलते हैं।
इसके बाद 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ध्यान रखना, प्रश्न आता है भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 गणतंत्र बना, यानी खुद का कानून चालू हो गया, खुद का कानून लागू होगा आज के बाद भारत में। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। और सुनिए, ये 26 जनवरी को क्यों बना ये भी मैंने पहले बता दिया था कि 1929 को, दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगले वर्ष 1930 को 26 जनवरी को हम हमारे देश का स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और ये चूंकि हमारा बाद में सपना रह गया, तो फिर इस तारीख को यादगार बनाने के लिए बाद में 26 जनवरी को हमने हमारा संविधान क्या किया? लागू किया। इसलिए हम हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। अब ये तो हुई तारीखों की बात है। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको दे दूं, ये जो राष्ट्रगान है ना, ये जो राष्ट्रगान है और प्लस गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर का ही ग्रंथ है। रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखें इनके बारे में विशेष बात। इस राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में गाया गया था। हाँ, कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत तो बहुत बेसिक बात है, यहाँ से सीधे प्रश्न उठते हैं सामान्य। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और राष्ट्रगान और गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न दिया गया। बोलो, क्लियर है क्या? भारत रत्न दिया गया 1962 में, टैगोर को दिया गया था बाद में। तो इसको ध्यान में रखें। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखें, राष्ट्रगीत जो है ना, इसको सर्वप्रथम 1896 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। इसको भी ध्यान, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ये बेसिक बात है, ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको बताऊंगा, बहुत सामान्य बात है कि ये सब काम हमने कर लिया, मीटिंग से भी करने चालू कर दी, सब कुछ कर लिया। लेकिन आपको बताऊं कि जब संविधान की चुनाव हो गया, संविधान को बनाना था, तो वहां पे इस बात पे विचार किया गया कि भी अधिकांश लोग जो थे वो तो कम पढ़े लिखे लोग थे। तो फिर वह विचार किया गया कि भाई समितियां बनाओ। क्या बनाओ? समितियां, कमेटियां बनाओ और उन कमेटियों को काम दो कि भाई तुम जाओ, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। उस समय भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों में सबसे पहली कमेटी थी कार्य संचालन समिति। ध्यान रखें, कार्य संचालन समिति, कि भाई संविधान सभा का पूरा काम किसकी देखरेख में होगा? कार्य संचालन समिति। नंबर 2, संघीय संविधान समिति। नंबर 3, राज्य के लिए प्रांतीय संविधान समिति। नंबर 4, मूल अधिकार समिति, मूलाधिकार समिति। ये समितियां बनाई गई। नंबर 5, झंडा समिति। नंबर 6, मूलाधिकार उप समिति, छोटी और बना दी। और नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है, संघ शक्ति समिति। इनसे संबंध देखो, ये जो कार्य संचालन समिति थी ना, इसका अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखें, पूरे काम को देखने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पूरे अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उनको कहा गया कि आप सारा काम देखोगे, कार्य संचालन समिति पूरे कार्य की देखरेख आपके अंडर में होगी। संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ के लिए काम करेंगे नेहरू जी, JL नेहरू। ध्यान रखिए, कौन काम करेंगे? नेहरू, जवाहरलाल। ये आपको ध्यान रखनी है। संघ, देश के लिए कौन काम करेगा? नेहरू। संघ करके पूरे, जब देश की बात होती है तो संघ, यूनियन नाम होता है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यह है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, राज्य के लिए किसको समझाया गया पता है आपको? भारत में लौह पुरुष, एकता पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, पटेल।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। और ये जो प्रांत होते हैं ना, प्रांत कहते हैं राज्य को। राज्य में रहती है जनता, राज्य में रहती है जनता, और जनता को जीने के लिए चाहिए क्या? मूल अधिकार। तो पटेल को कहा गया कि आप जब राज्य की बात करोगे तो राज्य में रहने वाली जनता के लिए मूल अधिकार का काम आप ही संभालो। पटेल ध्यान रखें। प्रांतीय संविधान समिति और मूलाधिकार समिति दोनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए? पटेल। और झंडा समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। और मूलाधिकार उप समिति, क्योंकि ये बड़ा, ये जो मूल अधिकार है ना, जनता से जुड़ा हुआ था, जीने से संबंधित था, तो ये बड़ा काम था। तो बाद में पटेल की हेल्प करने के लिए एक छोटी कमेटी और बना दी गई जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट सब कमेटी, मूलाधिकार उप समिति। इसका अध्यक्ष भी किसे बनाया गया पता है? जेबी कृपलानी। और संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, संघ से संबंधित बात हो रही है, संघ नेहरू जी के पास है ना, तो नेहरू। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये बस मैन समितियां, यहीं से प्रश्न उठ जाता है। कार्य संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति जेएल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति पटेल। पी से पी पटेल, प्रांत से पटेल। प्रांत में रहती है जनता, जनता को चाहिए मूल अधिकार जीने के लिए, अध्यक्ष पटेल। झंडा समिति जेबी कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति दोनों कृपलानी, और संघ शक्ति समिति नेहरू जी। ये समितियां थी जो अपने अपने काम करेगी। तुम्हें इस पे काम करना है, तुम्हें इस पे काम करना है, तुम चाहे कहीं से ढूंढ के लाओ, मूल अधिकार से संबंधित जो कानून है वो आप देखो। इस तरह से कमेटियां बनाई गई। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़े से इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल। 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी आजादी से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? और आजादी के बाद कौन? तो ध्यान रखें, आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई रही है कांग्रेस की, तो वो रही है सोनिया गांधी। ध्यान रखना, सोनिया गांधी। आजादी के बाद कांग्रेस की सबसे लंबा कार्यकाल वाली अध्यक्ष सोनिया गांधी। और आजादी के पहले तो लंबे वाला कोई लफड़ा ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये लंबा रह गया। कैसे? आपको पता हो ना, तो आजादी से पहले तो हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन, समझ में आ रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन, एक साल होता था। और बस उसको एक बार अध्यक्ष बनाया, अगली बार नया बनता था, है ना। लेकिन आजादी से पहले भी एक व्यक्ति ऐसा जो अपने आप ही लंबा रह गया, और वो था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। आजादी से पहले यदि आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक रहने वाला अध्यक्ष कोई था, तो जेबी कृपलानी। वो क्यों? कारण सुनिए। सन 1942 में भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चला। इस आंदोलन के तहत 1943 में यहाँ पर जो अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। लेकिन 43 में इस संगठन को बैन कर दिया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया ना कि अंग्रेजों यहाँ से निकलो, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया? बैन कर दिया। जैसे कर्नाटक में अभी किया, आपको पता हो। किसको? बजरंग दल को। चुनाव में वहां पर ये हवा उठी है ना कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। ये जो सांप्रदायिकता भड़काते हैं और इस तरह से मामला उठा। तो उसी तरह से 1942 में जब ये अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस समय 43 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। ये प्रतिबंधित ही रही कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक कांग्रेस के सारे अधिवेशन क्या हो गए? बंद। अब जब बंद हो गए तो नया कोई अध्यक्ष बना नहीं। अध्यक्ष कौन रह गया? जेबी कृपलानी, अपने आप ही रह गया। तो भारतीय कांग्रेस का आजादी से पहले यदि कोई सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा तो जेबी कृपलानी। पूरा नाम था जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी। आगे चलिए। इसके बाद देखो कुछ पढ़ते हैं। अब 3 बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389। अब ध्यान से सुनिए। जुलाई 1946 में जो हमारे चुनाव हुए थे ना संविधान सभा के, जो हमें कैबिनेट मिशन ने बताए थे, वो कितने थे? 389। सही बात है। लेकिन
3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान को बांटने वाली योजना आ गई। तो भारत के कुछ हिस्से किस में चले गए? पाकिस्तान में। तो जो पहले पाकिस्तान में हिस्से गए, वहां से जो लोग सदस्य चुन के आए थे, ये जो 389 है, इसमें तो सारे लोग थे, लाहौर वाले भी आए हुए थे, ढाका वाले भी आए हुए थे, लेकिन वो हिस्से किस में चले गए? पाकिस्तान में। तो वहां के सदस्य भी कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट करके पता है कितनी रह गई? 324। कितनी रह गई? 324। ये भी ध्यान रखिए। इन 324 में भी मतलब अलग अलग सिस्टम है। यदि आप इसके ऊपर भी जाना चाहें तो 235 जो थे वो तो थे निर्वाचित, और 89 जो थे वो कैसे थे? मनोनीत। ठीक है ना। इसके बाद 15 अगस्त को देश का विभाजन हो गया। 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान सभा को फाइनली बनाया गया कि कितने लोग रखने हैं, और वो कितने रहे पता है? 299। कितने रहे? 299। इन 299 में से 229 तो थे निर्वाचित और 70 थे मनोनीत। ये संविधान सभा का तीन प्रकार से डिवाइडेशन था। सबसे पहले बनी तो कितने मेंबर थे? 390। ठीक है ना। जब सबसे पहले बनाई गई कैबिनेट मिशन ने कहा, जब देश विभाजन की योजना आई माउंटबेटन प्लान, उसके बाद में कितने रह गए? 324। और जब 31 अक्टूबर 1947 को फाइनली बनाया गया तो कितने रह गए? 299। और लास्ट तक 299 ही रहे थे। ध्यान रखना, 284 लोगों ने तो साइन भी किए थे। अंतिम मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो मीटिंग हुई जिसमें साइन किए, तो कितने लोगों ने साइन किए? 224 लोगों ने साइन किए। ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो थोड़ा और आगे चलते हैं, और बेसिक बातें पूछो तो ये सब ध्यान में रखना। महिलाएं कितनी थी? 32 थी। 33 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के थे, अनुसूचित जनजाति के थे, है ना। बहुत सारी बातें हैं, ये सरल चीजें हैं एकदम, इनको आप देख सकते हैं। या मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि उस समय जातियों के आधार पर कैसे आया था, कोई आपसे पूछे कि जातियों का बताओ, जातियों का क्या वर्गीकरण था? ये जो 296 लोग आए थे ना चुनाव जीत करके, इनमें जातियां कैसे थी? तो 4 सरदार आए थे, 79 मुस्लिम आए थे, 213 सामान्य आए थे। सामान्य मतलब जिसमें सब है, सारी जातियां, बस 3 ही जातियां थी उस समय। इनको वहाँ कहा, ये सिख थे, ये मुस्लिम थे और ये सामान्य। 213, 79 और 4 टोटल 296 का ये जातियां वर्गीकरण था जीतने का। इसको भी चलो ध्यान में, तो बस ध्यान में रहे, ज्यादा जल्दी आपके ध्यान में रहे। इसके देखो आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और वो है संवैधानिक स्रोत। क्या पढ़ेंगे हम? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान आज बना है, जिसमें हम राष्ट्रपति को देखते हैं, जिसमें हम लोकसभा को देखते हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, राज्यपाल को देखते हैं, मुख्यमंत्री को देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली? हम तो अनपढ़ थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं उस टाइम, तो फिर हमने इतना बढ़िया संविधान कैसे बना लिया? तो इसका क्या रीजन है, इसको हम पढ़ेंगे कि ये जो संविधान आज हम देख रहे हैं, इसके स्रोत क्या है, हमने कहाँ से सीखा? तो इसके 2 स्रोत है, एक विदेशी और एक है घरेलू। देशी, फॉरेन एंड डोमेस्टिक, फॉरेन सोर्सेज एंड डोमेस्टिक, घरेलू। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब हम आज विदेशी स्रोत पढ़ेंगे कि हमने दुनिया के दूसरे देशों से क्या क्या चुराया। ओके, अब आप देखना, सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है। सबसे पहला देश में आपके सामने देखना, वो देखो ब्रिटेन। हम गुलाम किसके थे? ब्रिटेन, अंग्रेजों, है ना। हमने सबसे ज्यादा चोरी भी कहाँ से की? ब्रिटेन से। भाई इनका जो संविधान है ना, इनका देश कैसे चलता है, वो चीजें हमारे लाओ यहाँ पे। तो देखो, संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक लोकतंत्र किस देश की देन? आज हमारे देश में संसद है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अवधारणा, कंसेप्ट हमने कौन से देश से सीखी? आगे देखो, दोहरी, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो सारी बात नहीं हो पाएगी। कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। अब ये दोहरी कार्यपालिका क्या है? ड्यूल एग्जीक्यूटिव। इसको समझो ध्यान से। ये जो हमारे देश में आज 2 व्यक्ति होते हैं, एक नाम मात्र का हेड है और एक वास्तव में हेड है।
जैसे प्रधानमंत्री की बहुत ताकत होती है, चलती है, लेकिन राष्ट्रपति खाली नाम का सबसे बड़ा है, चलती नहीं है। तो देखो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, ये दो ही कार्यपालिका, ड्यूल एग्जीक्यूटिव। ये जो दो सिस्टम है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रणाली व्यवस्था, प्रधानमंत्री भी होगा राष्ट्रपति भी होगा, ये हमने कहाँ से सीखा? ब्रिटेन से। नेक्स्ट वेरी सिंपल बात, राष्ट्रपति का पद, ये जो आज हमारे देश में राष्ट्रपति बनता है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इसके बाद देखो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। एकल नागरिकता का मतलब है कि आपको एक ही प्रकार की नागरिकता मिलेगी कि आप इंडियन है, यू आर इंडियन। ऐसा नहीं है कि आप पहले राजस्थानी है फिर इंडियन है, नो। एकल नागरिक, एक देश एक नागरिक, एकल नागरिकता। ये व्यवस्था हमने कहाँ से सीखी? ब्रिटेन। इसके बाद देखो ब्रिटेन से हमने क्या सीखा? विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि माने कानून, कि भाई कानून कैसे बनता है। आज हमारे देश में कानून बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के, राष्ट्रपति मिलकर के क्या बनाती है? कानून बनाती है। ये कानून बनाने की व्यवस्था हमने कहाँ से सीखी? ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है, ये बात भी हमने कहाँ से सीखी? ब्रिटेन से। कि भाई यदि कोई आदमी बहुत पैसे वाला है, एक गरीब है, उनका विवाद हो जाता है, कोर्ट पे जाते हैं, तो कोर्ट दोनों को क्या देखेगा? एक नजर से, समान से। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं, ये हमने दुनिया के कौन से देश से अपनाई? ब्रिटेन से। जो आज हमारे देश में दिख रही है, बताओ लोकसभा है कि नहीं है? ये ब्रिटेन से सीखा। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कानून बनाने का तरीका है, कानून सबको बराबर रक्षा करता है, ये सब चीजें, एकल नागरिकता है, हम इंडियन है, ये सब बातें हमने कहाँ से सीखी? ब्रिटेन से। अब एक विशेष बात है, कोई आपसे पूछे कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश का है? ब्रिटेन। इसका है, हमने सबसे ज्यादा चीजें ब्रिटेन से चुराई। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, राष्ट्रपति का पद, कि देश में राष्ट्रपति तो होना चाहिए, लेकिन भारतीयों ने इसको पढ़ करके कहा कि देखो ब्रिटेन वालों, आप राष्ट्रपति बनाते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका राष्ट्रपति है ना, वो हमारे समझ में नहीं आता, हम बनाएंगे नहीं इस तरह का, क्योंकि आपका राष्ट्रपति कैसा है? वंशानुगत है, कि बाप बन गया तो अगली बार राष्ट्रपति उसका बेटा बनेगा, उसका पोता बनेगा, ये तो गलत बात है ना। एक ही परिवार राष्ट्रपति बनेगा जीवन भर, ये तो गलत बात है। बोले ना भैया, हमारे देश में हम कौन से परिवार को बनाएंगे? उन्होंने कहा, भारत वालों ने इसको पढ़ के कहा कि देखो ब्रिटेन वालों, थैंक यू, राष्ट्रपति आपने हमें दिया है, लेकिन हम आपके जैसा राष्ट्रपति नहीं रखेंगे, वंशानुगत नहीं रखेंगे, हम तो चुनाव कराएंगे भाई। तो चुनाव कराएंगे तो चुनाव करेगा कौन? पढ़े लिखे थे नहीं भारत वाले, उनको ये पता नहीं था कि चुनाव कराएंगे कैसे। तो ये सब ढूंढने के लिए यहाँ से निकले, इधर उधर भटके, तो दूसरे देश में क्या पहुंचे? वो पहुंचे आयरलैंड। कहाँ पर गए? इस आयरलैंड के संविधान को जब जाकर के पढ़ा, तो यहाँ पे एक चीज मिली, यहाँ पे राष्ट्रपति भी था, और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं था, यहाँ पे कैसा था? निर्वाचित था। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक, यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित था। निर्वाचक मंडल का मतलब उसको कौन चुनते हैं, ये चीज पता चल गई भारत वालों को। आयरलैंड वालों, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, आपके यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बहुत अच्छी बात है। निर्वाचक मंडल मिल गया, तो निर्वाचक मंडल मिला, इसको पढ़ा, इसको पढ़ करके इसमें भी कमी नहीं ढूंढ दी। कमी ढूंढने में क्या फर्क पड़ता है? बनाना मुश्किल है, कमी तो कोई ढूंढ दी। भारत वालों ने कहा, आयरलैंड वालों, आपके राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसको आप चुनाव भी करवाते हो, लेकिन हमें आप ये बताइए कि यदि ये राष्ट्रपति बढ़ने के बाद तानाशाही करे, आपने राष्ट्रपति को बना दिया चुनाव करके, और ये मनमर्जी चलाए, तानाशाही करे, देश में बगावत करवाए, तो आप इसको हटाओगे कैसे? ये बताओ हमें, तो हटाने वाला तरीका बताओ। तो हटाने वाला तरीका आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित नहीं था। तो फिर यहाँ से भटक करके आगे गए अगले देश में, और वो जा पहुंचे अमेरिका, भारतीय जा पहुंचे अमेरिका। अब यार विशेष दो बातें और ध्यान रखो आयरलैंड से संबंधित। नीति निर्देशक तत्व है,
डीपीएसपी शॉर्ट में लिख सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक और चीज यहाँ से दी है, राज्यसभा में क्या बताओ 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है ना, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र के जो 12 लोग जाते हैं उनका मनोनयन करना हमने कहाँ से सीखा है? आयरलैंड से। हमने खुद ने कुछ नहीं देखा है, हमने तो सीखा है जो कोई दूसरे देश में अच्छी चीज लगी उसको अपने यहाँ ले आए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए आगे चलते हैं। अमेरिका में गए तो अमेरिका में जाकर के और सबसे पहले इनको एक चीज मिली और वो मिला महाभियोग। क्या मिला? महाभियोग, इम्पीचमेंट मिला। संविधान का अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाभियोग है? 61, इम्पीचमेंट, महाभियोग। इसको पढ़ा, बोले ये क्या होता है? बोले ये होता है कि यदि कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति कदाचार का दोषी पाया जाता है, अपनी मनमर्जी करता है ना, तो उसको हम हटा सकते हैं उसके पद से। समझ रहे हो क्या? तो भारतीय तो इसको ढूंढ रहे थे, तो फिर कितना बढ़िया काम हुआ हमारे लिए कि हमें राष्ट्रपति होना चाहिए। ये बात तो हमने कहां से सीखी? ब्रिटेन से। लेकिन ये जो राष्ट्रपति ब्रिटेन वाला था वो तो कैसा था? वंशानुगत था। भारतीय ने इसको नकार दिया, बोले ना भाई हमको निर्वाचित करेंगे। तो चुनने वाला राष्ट्रपति हमें कहाँ मिला? आयरलैंड में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन चुनेगा? हमें कहाँ से मिल गया? आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड वालों के पास भी हटाने का तरीका नहीं था, इसलिए हम ढूंढते हुए कहाँ पहुंचे? अमेरिका। और अमेरिका में हमें क्या मिला? महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका। समझ में आ रहा है? आगे देखो। इसके बाद हमें अमेरिका में मिला उपराष्ट्रपति। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद हमें अमेरिका में मिला सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। किसी ने पूछा है, बोले ये क्या है? बोले ये झगड़े निपटाता है। बोले हमारे भी ले इसको, तो ये तो सबसे जरूरी है। इसके बाद हमें मिला मूल अधिकार। बोले ये क्या काम करता है? बोले ये जनता को जीने के लिए चाहिए। तो बोले इंडियन कोई मरेंगे थोड़ी, इसको भी ले लो, यहाँ से इसको भी दे दिए। इसके बाद इस संविधान को जो पढ़ा अमेरिका वाले को, इसको जो देखा, तो जो सबसे पहली बात थी ना अमेरिका के संविधान की, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। जो पूरे संविधान का सार होता है, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को पढ़ करके कहा कि देखो अमेरिका वालों, आपने इसको जचाया तो बहुत बढ़िया है, आपने इसको बहुत बढ़िया ढंग से जचा रखा है, लेकिन इसके अंदर जो बात लिखी है ना वो बढ़िया नहीं है। समझ रहे हो क्या? आपने इसको जचा तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन आपने इसके अंदर जो बात लिखी है वो हमारे पसंद नहीं आई। तो प्रस्तावना तो हम हमारे संविधान में रखेंगे। भारतीयों ने कहा कि आपने ये जो पहला पेज बनाया है ना पूरे संविधान का सार, ये तो हम हमारे संविधान में जरूर रखेंगे, लेकिन आपने इसके अंदर जो बात लिखी है वो हमारे पसंद नहीं आती, वो हम नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ से भटकते हुए कहाँ पहुंच गए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गए और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हमें मिली प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना में बात लिखी हुई है वो कौन से देश से ली? ऑस्ट्रेलिया से। और उसको जचा कैसे दिया? अमेरिका के ढंग से। समझ में आ रहा है क्या? प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। और उसको सेट कैसे कर दिया? अमेरिकी ढंग से। अब इसको विशेष ध्यान रखें कि हमें प्रस्तावना मिली अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा मिली हमें ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या मिली? समवर्ती सूची। क्या मिली? ऑस्ट्रेलिया मिली है। अब देखो यहाँ तक की बातें, ये जो हमारे संविधान में है, इसको मैं साफ करने से पहले आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि पूरा बोर्ड छोटा है तो बढ़िया है, तो अपने एक बार रिकैप कर देते हैं कि हमारे देश में ये जो आज संविधान के स्रोत है ये हमने कहाँ से उठाए हैं। सबसे पहले हम कहाँ पहुंचे? ब्रिटेन। ब्रिटेन में जाकर के हमने देखी संसद। जो आज हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा है, ये व्यवस्था संसदात्मक लोकतंत्र हमने कहाँ से उठाया? ब्रिटेन से। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, 2 कार्यपालिका, ये हमने कहाँ से उठाई? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति होना चाहिए ब्रिटेन से। नागरिकता एक होगी, एक देश एक नागरिकता, कहाँ से उठाई? ब्रिटेन से। कानून कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये व्यवस्था हमने कहां से उठाई? ब्रिटेन से। और कानून के सामने कोई व्यक्ति जाओ, कानून की नजर में समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कहां से उठाई हमने? ब्रिटेन से। रखना
इक्वलिटी बिफोर लॉ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 14। इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो देखो ये सारी बातें हमने ब्रिटेन से उठाई और भारत के संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन के संविधान का है, लेकिन भारत वाले इस पद से असंतुष्ट हो गए। बोले देखो ब्रिटेन वालों, राष्ट्रपति हम जरूर बनाएंगे लेकिन आपके जैसा वंशानुगत नहीं बनाएंगे, हम तो राष्ट्रपति निर्वाचित बनाएंगे, लेकिन उसका निर्वाचन कौन करेगा? इस व्यवस्था को ढूंढने के लिए हमने जो किसको चुना? आयरलैंड। आयरलैंड में हमें मिला राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यहाँ राष्ट्रपति को चुना जाता था, तो हमने वहां से सीख लिया कि देखो ये आदमी वोट देते हैं तो राष्ट्रपति चुना जाता है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से उठाई? आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा। आज जो हमारे देश में 12 लोग जाते हैं ना राज्यसभा में नॉमिनेट होके, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के, ये लोग हमने किस देश से लिए हैं? आयरलैंड। इसके बाद राष्ट्रपति को चुनने का तरीका तो आयरलैंड में मिल गया, लेकिन हटाने का तरीका हमें आयरलैंड में नहीं मिला। तो हम लोग फिर कहाँ गए? अमेरिका। अमेरिका के संविधान को जब देखा, रीड किया, तो हमें कहाँ मिला? महाभियोग, इम्पीचमेंट मिला। संविधान, आज के हमारे देश के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाभियोग की बात करता है? 61। ध्यान रखना, 61। महाभियोग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संवैधानिक पद से पदच्युत किया जा सकता है यदि कदाचार का दोषी पाया जाए तो। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति बनाते हैं ना, कौन है अभी? जगदीप धनखड़। सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकार, प्रस्तावना, ये सारी बातें हमने कहां से सीख ली? अमेरिका से। उसके बाद हमें प्रस्तावना तो पसंद आ गई, जचाई भी तो इनकी सुंदर थी, लेकिन इनकी लैंग्वेज पसंद नहीं आई, तो हमने प्रस्तावना की भाषा कहां से दी? ऑस्ट्रेलिया से। तो भाषा तो ले ली वहां से, और जचा कैसे दी? अमेरिका का शासन। उसके बाद संवर्ती सूची हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद देखो आगे चलते हैं। देखो हम गए फ्रांस, फ्रांस से मिला हमें गणतंत्र। कनाडा, संघात्मक शासन प्लस राज्यपाल। आज ये जो राज्यपाल होता है ना राज्यों के अंदर, ये हमने कहां से सीखा है? कनाडा। और सुनिए, जर्मनी क्या लिया बताओ? जर्मनी से आपातकाल, इमरजेंसी। और से आपातकाल, संविधान में 3 अनुच्छेद है, 352, 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रांतीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तीनों ये जो इमरजेंसी लगाने की व्यवस्था है हमने कहां से सीख ली? जर्मनी से। और सुनिए, दक्षिणी अफ्रीका क्या लिया हमने? संविधान संशोधन, संविधान। और सुनिए, रशिया, सोवियत रूस क्या लिया हमने? मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय ये हमने कहां से सीखे हैं? अलग अलग देशों से। समझ में आ रहा है? ये वर्ल्ड के अलग अलग देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हमने लिया। ये सारे देश जो है इनसे हमने ये चीजें उठाई है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना ये, इसको आपको ध्यान में रखना। इसके बाद डोमेस्टिक सोर्स को पढ़ेंगे हमने कि घरेलू स्रोत कौन से, हमने खुद ने क्या बनाया। कोई पूछेगा ये तो आपने दुनिया के सारे देश पढ़ लिए, वहां से उठा लिया, अब आपने खुद ने क्या बनाया? भाई भारत वालों ने खुद ने भी कुछ बनाया क्या अपने संविधान में? और यहाँ पे आपको बता के जा रहा हूँ, अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देके जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे, जिन्हें 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इनके बारे में एक विशेष जानकारी आपको दूं मैं कि संविधान सभा में अंबेडकर का जो चुनाव था वो बड़ी मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। इनको ये मान लीजिए कांग्रेस के द्वारा बहुत प्रयास किए गए रोकने के लिए, संविधान सभा में इनको आने से रोका गया।
सबसे पहले अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा। ध्यान रखिए, उस विशेष बात जो बता के जरूरत बहुत कम बुकों में मिलेगी आपको। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में आने के लिए अपना पहला चुनाव कहां से लड़ा? मुंबई से। नॉर्थ मुंबई से लड़ा, उत्तरी मुंबई से लड़ा, और इस चुनाव में कांग्रेस ने अंबेडकर को हरा दिया। कांग्रेस ने अंबेडकर को हरा दिया। कांग्रेस का कैंडिडेट सामने खड़ा हो गया और अंबेडकर चुनाव में हार गए। अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव ही नहीं हुआ। अब सुनते जाए यहाँ से ये कमेटियों के कैसे अध्यक्ष रहे हैं, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, इसको इन्होंने देखो कैसे संघर्ष किया। जुलाई 1946 को चुनाव हुए। अंबेडकर साहब मुंबई से चुनाव हार गए। समझ में आ रहा है? संविधान सभा में जगह ही नहीं मिली, कानून बनाने के लिए जगह ही नहीं मिली अंबेडकर साहब को। अब देखिए क्या होता है। उस समय भारत में एक और सीनियर नेता थे दलितों के, और उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। अगर कोई जानता है, जोगिंदर नाथ मंडल भारत में ये मान लो अंबेडकर के संघर्ष कर के व्यक्ति थे। आज हम अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन उस समय दोनों का पद एक बराबर था। जोगिंदर नाथ मंडल ये जो है वो कलकत्ता से जीत के आए थे संविधान सभा में। कहाँ आए थे? कलकत्ता से। और कलकत्ता में एक जगह पड़ती है जेसोर, जेसोर, जिसका पूरा नाम है जैसर कुलना। इसको समझा, जैसर कुलना। इस जैसर कुलना की सीट से कौन जीत के आए? जोगिंदर नाथ मंडल। मंडल को जब ये बात पता चली कि अंबेडकर साहब जो मुंबई सीट से हार गए हैं, इतने विद्वान व्यक्ति को संविधान सभा से बाहर रख दिया गया है, तो फिर जोगिंदर नाथ मंडल ने अंबेडकर साहब के लिए अपनी जैसर कुलना की सीट क्या कर दी? छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया, और दोबारा चुनाव लड़ाया। किसको? अंबेडकर। कहां से? जेसोर से। और चुनाव जिताया, और चुनाव जिता करके और संविधान सभा में भेजा। कहां भेजा? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको मिलेगी नहीं, बहुत कम बुकों में मिलेगी, बहुत ही रेयर बुकों में मिलती है। जैसर कुलना की सीट से अंबेडकर साहब को त्याग पत्र देकर के जोगिंदर नाथ मंडल ने अपनी जगह भेजा। किसको? अंबेडकर को, संविधान सभा। अंबेडकर साहब ने बड़ी मुश्किल से काम चालू किया ही था, ठीक है ना? काम चालू किया ही था, दिसंबर में मीटिंग चालू हुई, काम चालू ही किया ही था कि 3 जून 1947 को भारत में एक नई आफत आ गई। माउंटबेटन प्लान आ गया। बोले जो टुकड़े जहां पर मुसलमान जाते हैं वो पाकिस्तान बनेगा। तो जिस जैसे कुलना से जीत के आए थे ना, ये टुकड़ा कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान। ये तो आज बांग्लादेश है, इसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो वर्तमान पाकिस्तान है, इसका नाम क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया जेसोर। आपकी जानकारी बता दूं, जेसोर का राजस्थान से एक महत्वपूर्ण संबंध है। राजस्थान में जो आमेर का किला है ना, आमेर के किले में माता शीला का मंदिर है, शीला माता का मंदिर है। इस शीला माता के मंदिर में जो मूर्ति लगी है, इस शीला माता की मूर्ति को जेसोर से ही मान सिंह लाया था और यहाँ पे लाकर के लगाई थी। आमेर के महल में जो मूर्ति लगी हुई है वो जैसर कुलना जेसोर से लेके आया था आमेर का राजा मान सिंह। और मान सिंह जो है वो कौन था? नवरत्नों में था, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था। कौन? मान सिंह। अब देखिए आगे से ये जेसोर चला गया कहाँ पे? पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो अंबेडकर साहब की वापस सदस्यता क्या हो गई? रद्द। मैंने बताया ना 3 जून के बाद सदस्य जो थे वो 389 से घट के कितने रह गए? 324, क्योंकि वो सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। अंबेडकर साहब वापस संविधान सभा से बाहर हुए। पहले चुनाव हरवा दिया मुंबई से, बड़ी मुश्किल से जोगिंदर नाथ मंडल ने इनको जो वो चुनाव जीतवाया अपनी सीट छोड़ करके, और संविधान सभा में भेजा। तुरंत 3-4 महीने के बाद में माउंटबेटन प्लान आया, ये वापस बाहर हो गए। अब देखिए, जब इतने विद्वान आदमी को बाहर होते देखा तो इस मुंबई के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री होते थे बीजी खेर। बीजी खेर, बीजी खेर, मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खेर को जब ये बात पता चली कि भाई इतना विद्वान व्यक्ति है, इसको इस तरह से बाहर कर दिया गया, तो बीजी खेर ने मुंबई से जो व्यक्ति जीत के गया था एम.आर. जयकर, बीजी खेर ने, मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खेर ने एम.आर. जयकर को समझाया कि देखो इतना विद्वान व्यक्ति है, आप अपने तरफ से त्याग पत्र दीजिए, अम्बेडकर साहब को भेजे यहाँ से। एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र दिया मुंबई सीट से, और फिर अम्बेडकर को वापस यहाँ से चुना करके कहाँ भेजा गया?
कितनी बार आए? दो बार। फिर इनको प्रारूप समिति में लिया गया 29 अगस्त 1947 को। ये जो व्यक्ति था जोगिंद्रनाथ मंडल, इनका कद उस समय अंबेडकर से भी बड़ा था। और लेकिन ये जो है व्यक्ति जोगिंद्रनाथ मंडल, ये मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आ गए और बहकावे में आकर के पाकिस्तान चले गए। और आपकी जानकारी बता दूं कि भारत और पाकिस्तान जब बने उस समय भारत का पहला कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर अम्बेडकर। और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री कौन बने? जोगिंद्रनाथ मंडल। आजादी के बाद भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री जोगिंद्रनाथ मंडल, दोनों दलितों के नेता थे। लेकिन जोगिंद्रनाथ मंडल ने वहाँ 2-3 साल जब वहाँ की व्यवस्था देखी, हिंदुओं पे अत्याचार देखे, तो दुखी होकर के 1949 में पाकिस्तान छोड़ करके, त्याग पत्र दे करके और वहाँ से एक शरणार्थी के रूप में भारत में कलकत्ता में आकर रह गए। और वो गुमनाम मौत मरे 68 में, 1968 में उनकी मौत होगी। आज कोई नहीं जानता जोगिंद्रनाथ मंडल को, कोई नहीं जानता। लेकिन अम्बेडकर का बहुत नाम है। क्यों? क्योंकि अगले ने राष्ट्रपुत्र बन के देश की सेवा की, स्वामी भक्ति की। और ये जो है इन्होंने गद्दारी की तो सामने है। तो ये बड़ा मतलब इनका मुश्किल दौर रहा है अम्बेडकर का संविधान सभा में। ठीक है, धन्यवाद।